नमस्कार दोस्तों। आज यानी 31 दिसंबर 2016 का जो हमारा प्रीलिम फोकस न्यूज डिस्कशन है उसमें से हम देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, नजर डालते हैं फ्रंट पेज पे जो एक न्यूज इंपॉर्टेंट है। रेलवे दोबारा से विचार कर रही है सेस लाने के लिए। सेस जैसा कि आपको पता है होता है टैक्स ऑन टैक्स। ये किस लिए लगाया जाता है? ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए लगाया जाता है। तो रेलवे किस लिए लगाने की सोच रही है टिकट्स पर? ये रेलवे सेफ्टी फंड में 1 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे करने के लिए। मतलब देखो, सारे के सारे 1 लाख करोड़ तो नहीं इकट्ठे होंगे, लेकिन इनका पर्पस जिसके लिए सेस लगाने की सोच रहे हैं वो यही है कि रेलवे में सेफ्टी इंक्रीज करने के लिए। आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में रेलवे के काफी एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो देखिए, इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को कहा कि हमें जो रेलवे सेफ्टी फंड चाहिए उसमें से 93% हमें आप स्पॉन्सर कीजिए। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, देखिए हम तो सिर्फ आपको 25% दे सकते हैं, बाकी अपने आप से आप इकट्ठा कीजिए कहीं ना कहीं से। तो इसके बाद ही रेलवे अब सेस लगाने की सोच रही है। 2001 से 2007 के बीच में भी सरचार्ज लगाया था रेलवे ने। सरचार्ज और सेस आपको पता होगा दोनों के दोनों होते हैं टैक्स ऑन टैक्स। सरचार्ज किसी पर्पज के लिए नहीं होता, यानी सरचार्ज से किया पैसा कहीं भी यूज किया जा सकता है, लेकिन सेस एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए होता है। जैसे हमने पढ़ा था कृषि कल्याण सेस, सर्विसेज पे ये लगते हैं। कृषि कल्याण सेस हमने पढ़ा था, वो होता है एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसके उत्थान के लिए। 0.5% का कृषि सेस हमने पढ़ा था। तो यही है सारी की सारी न्यूज। एक है देखिए डिजी धन मेला। बस आपको ये पता होना चाहिए कि डिजी धन मेला था किस लिए। आप बताइए, इसका आंसर बताइए, डिजी धन मेला था किस लिए? अभी कल परसों में ये आयोजित हुआ था। साउथ इंडिया के पेज पे एक न्यूज है नारायणा गुरु से रिलेटेड। नारायणा गुरु आपको पता होगा, हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम की बुक में इसका जिक्र आता है नारायणा गुरु जी का। देखिए, इन्होंने एक तरह से जो कास्ट के बेस पे सोकल डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके खिलाफ में एक लंबी लड़ाई थी और सोसाइटी को इक्वल बनाने की इन्होंने कोशिश की थी। काफी टेम्पल मूवमेंट में इनका योगदान रहा और एक बढ़िया मूवमेंट भी इन्होंने चलाई थी। आप बताइए उसका नाम क्या है? नारायणा गुरु ने जो मूवमेंट चलाई थी उसका नाम क्या है? वन रिलीजन कुछ करके थी, आप इसका नाम बताइए। आगे है देखिए, आगे तो बस इतना ही है ना। काफी तरह के रिफॉर्म्स के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी और जैसे कास्टिज्म जैसे कुरीतियों के खिलाफ इन्होंने अपनी आवाज उठाई। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, एक न्यूज है माइनिंग के दौरान में जो एक माइनिंग जो थी वो दब गई और काफी लोगों की इससे मौत हो गई। 11 लोगों की इससे मौत हो गई और काफी घायल हो गए, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लॉस हो गया। तो देखिए, एक खबर तो इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे माइनिंग 2-3 तरह की होती है, हमें वो पता होना चाहिए किस लिए, वो अभी आपको बताता हूँ। देखिए, एक तो होती है ओपन पिट माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग भी किसी से कहते हैं। देखिए, ओपन पिट माइनिंग में तो ये होता है साफ साफ जो ग्राउंड में गड्ढा खोदते जाओ और जो कुछ मिल जाए उसका एक्सप्लॉइट करते जाओ, यूज करते जाओ। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ से ग्राउंड स्टार्ट हुए मान ले, तो यहाँ से आप नीचे से नीचे जाते रहो। और ओपन कास्ट माइनिंग कहती है खुलेआम ओपन में जो माइनिंग हो रही है। बिल्कुल लेमन टर्म्स में, बिल्कुल टेक्निकल में नहीं जा रहे कि हम जैसे जियोलॉजी वाले पूछेंगे कि अगर माइनिंग क्या होती है। कोल माइंस है कहाँ सबसे ज्यादा? तो झारखंड में है। और उसके बाद में देखिए, यहाँ देख लीजिए 2 तरह की माइनिंग दोबारा से आती है। सरफेस माइनिंग होती है, एक अंडरग्राउंड माइनिंग होती है। तो सरफेस माइनिंग में ये सब आएगा, ओपन पिट माइनिंग जो हमने अभी पढ़ा, ड्रेजिंग और ये सब, हाइड्रोलिक माइनिंग। और अंडरग्राउंड माइनिंग में ड्रिफ्ट। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि सरफेस माइनिंग और अंडरग्राउंड माइनिंग में क्या डिफरेंस है। देखिए, क्वेश्चन इस तरह का आएगा। क्वेश्चन आएगा कि ओपन पिट माइनिंग से ज्यादा पोल्यूशन होता है या कम होता है? अंडरग्राउंड माइनिंग से ज्यादा पोल्यूशन होता है या कम होता है? तो इस तरह से देखिए, ओपन कास्ट माइनिंग करेंगे जब हम, तो काफी तरह के ऐसे जो कंपोनेंट्स या फिर पोल्यूटेंट्स हैं वो हवा में रिलीज हो जाएंगे। तो सरफेस, ऐसा कहा जाता है कि सरफेस माइनिंग से पोल्यूशन ज्यादा होता है। तो इस तरह का कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया तो हमें बस ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए, डिटेल में नहीं जाना हमें इसके। आगे देखिए, एक नेशन से रिलेटेड जो न्यूज है, चाइना ने दोबारा से हमारा जो रेजोल्यूशन है उसको ब्लॉक कर दिया है। हमने एक 1267 शायद ये था रेजोल्यूशन, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। इंडिया ने यह रेजोल्यूशन यूएन में लाया था और जो पाकिस्तान के एक आतंकवादी है जैसे मोहम्मद जो कि एक आतंकवादी संगठन है, उनको एक रेड लिस्ट में इस तरह से कुछ डालने के लिए, मतलब इनको ब्लैक लिस्ट करने के लिए। तो देखिए, चाइना उसको बार बार ब्लॉक कर रहा है। चाइना पाकिस्तान का साथ दे रहा है। और चाइना क्या कहता है? चाइना इस सफाई ये देता है कि चाइना कहता है कि अभी तक इस पे कोई कंसेंसस नहीं है किस तरह से जो पर्सन्स को ब्लॉक किया जाना चाहिए। चाइना इस तरह की बात कहता है। हमने भी देखिए चाइना को उसी लहजे में जवाब दिया, जैसे कि हमने जब अग्नि 5 का टेस्ट किया था तो चाइना ने ये कहा था कि देखिए वी नोट द कंसर्न्स। इस तरह से हमने भी यही कहा कि जैसे ही चाइना ने ब्लॉक किया, हमने भी यही कहा वी नोट द ब्लॉकेड डन बाय द चाइना इन द यूएन। इस तरह से हमने बोला। और देखिए, एक और चीज है जो यूएन में है। यूएन में जो एक कन्वेंशन है, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन द टेररिज्म, हम इस पर बार बार रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश करते हैं और इसको कन्वेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। तो हमें देखिए इन मुद्दों पर यूएन से एक तरह से निराशा हाथ लग रही है। आगे देख लेते हैं। इसी मुद्दे पर चाइना के साथ भी जो हमारे रिलेशन है उस पर भी तलखी है।
अब देखिए 30 दिसंबर आज हो चुका है, 30 दिसंबर बीत चुका है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले एक समय सीमा तय करी थी कि अपने पुराने नोट बदलवाने के लिए, वो बीत चुकी है। तो अब दोबारा से एक ऑर्डिनेंस साइन किया था। ऑर्डिनेंस हमको पता ही है क्या होता है, 6 वीक्स के लिए साइन किया जा सकता है, जब भी कोई हाउस सेशन में ना हो, इमरजेंसी सिचुएशंस में, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए ऑर्डिनेंस साइन नहीं किया जा सकता, ये सब हमको पता है। तो देखिए अब एक नए ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट है उन्होंने पास किया, उन्होंने साइन किया है, उसके तहत अभी जो पुराने नोट हैं हम आरबीआई में अभी भी जाकर जमा करा सकते हैं। 31 मार्च इनकी लास्ट डेट है। और नीचे एक जो न्यूज़ है वो है, देखिए चिदम्बरम कहते हैं कि डीमोनेटाइजेशन के कारण में जीडीपी कम हुई है। अरुण जेटली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा, देखिए कि जो टैक्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है डिमोनेटाइजेशन के बाद में। लोगों में एक तरह से जागरूकता आई है, एक डर उत्पन्न हो गया है, और सिटीजन्स में एक तरह से यू कैन से दैट अब लेजिटिमेसी भी आने लगी है कि हमारे टैक्स के पैसा का सही इस्तेमाल होगा और करप्शन कम हो रहा है, इसलिए टैक्स जो है रेवेन्यू बढ़ गया है। चिदम्बरम कहते हैं कि टैक्स रेवेन्यू इसलिए बढ़ा है क्योंकि लोगों ने अपने पुराने नोट से टैक्स भर दिया है। और चिदम्बरम उसके बाद कहते हैं कि जीडीपी काफी कम हो जाएगी टैक्स ये डिमोनेटाइजेशन के बाद में। तो हम देखते हैं नोटबंदी के बाद में जीडीपी कैसे कम होगी। देखिए जीडीपी क्या होता है, जीडीपी की डेफिनेशन आपको पता होगा कि जो वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ही होता है ना, वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। और 1 साल माना जाता है हमें, देखिए इसको वैसे तो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है, वैसे इसको 1 साल माना जाता है। और फाइनेंशियल ईयर जो भी होता है हमारा 1 अप्रैल से लेकर, या फिर कुछ और भी हो सकता है, कहीं कहीं ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स नहीं है। तो देखिए जीडीपी में जो वैल्यूज जो सर्विसेज एंड गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उसकी वैल्यू देखते हैं हम। अब डीमोनेटाइजेशन के बाद में देखिए, डीमोनेटाइजेशन के बाद में तो इसका मतलब जीडीपी कम हो रही है, तो इसका मतलब जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं क्या कम प्रोड्यूस हो रही हैं, क्या उनकी वैल्यू कम हो रही है, क्या ये बात सही है गलत है? देखिए कुछ हद तक ये बात सही है। क्यों? क्योंकि देखिए डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी के पास में जब लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो चीजें खरीदेंगे नहीं, तो वो चीजें प्रोड्यूस भी नहीं होंगी, वो चीजें प्रोड्यूस नहीं होंगी तो जीडीपी में काउंट कैसे होंगी, आएंगी नहीं वो। यानी जो वैल्यूज जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर, उनकी वैल्यू घट जाएगी, उनका नंबर भी घट जाएगा। तो इसी तरह से हम कहते हैं कि डीमोनेटाइजेशन के बाद में लोगों के पास में एक बार पैसा नहीं था, और अब जॉब्स भी कम होंगी, और फैक्ट्रीज अपनी प्रोडक्शन है वो घटा देंगे, इसलिए जीडीपी हमारी कम होगी। तो आगे देख लेते हैं हम क्या है आगे। एक और न्यूज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए ये जो है वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। देखिए हमने सिंगापुर के साथ में फ्राइडे को साइन किया है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि डबल टैक्सेशन ट्रीटी होती क्या है। डबल टैक्सेशन ट्रीटी ये होती है जैसे इंडिया किसी दूसरे देश के साइन करता है। देखिए ये आई है इंडिया और एम है मालदीव। तो इंडिया ने मालदीव के साथ साइन करी, यानी मालदीव का कोई सिटीजन या मालदीव में रजिस्टर्ड कोई कंपनी हमारे देश में पैसा लगा रही है मान लीजिए, तो देखिए कैपिटल गेन टैक्स दोनों पे नहीं लगेगा। सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं हम कैपिटल गेन टैक्स का। कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है, नीचे देख लीजिए। कैपिटल गेन टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो कैपिटल के गेन पर लगाया जाता है। वो कैपिटल पे जो जिस पे प्रॉफिट मिलता है हमें चीजों को बेचने पे, और वो चीजें होनी चाहिए नॉन इन्वेंट्री। दोबारा से देखने की कोशिश कीजिए, जैसे कोई भी आपके पास में कैपिटल है, जैसे स्टॉक्स मान लीजिए, बॉन्ड्स मान लीजिए, कोई भी प्रीशियस मेटल्स या कोई प्रॉपर्टी आपके पास में है, तो उसको बेचने पे अगर आपको जो फायदा होता है उस पर जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। बस इसकी एक कंडीशन ये है कि ज्यादा पे बिकनी चाहिए, 10 की चीज 20 में बिकनी चाहिए, तभी कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। कोई प्रॉपर्टी हो, कोई भी चीज हो, अगर 10 की चीज 9 में बेचोगे तब कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा आपको। अब देखिए इंडिया ने, अब होता क्या था, यहां पे हम इस एग्जांपल में थे हम। अब देखिए मालदीव में रजिस्टर्ड किसी कंपनी में यहां पर पैसा लगाया इंडिया के अंदर में, तो अगर हमने इंडिया और मालदीव ने एक डबल टैक्सेशन जो है वो ट्रीटी साइन कर रखी है, तो इस कंपनी को दोनों जगह पैसा नहीं देना पड़ेगा। यहां तो देखिए मालदीव में तो देना पड़ता है इसलिए क्योंकि मालदीव में ये रजिस्टर्ड है कंपनी, और इंडिया में वो कंपनी काम कर रही है, यानी एफडीआई के तहत वो पैसा लाई है इंडिया के अंदर में, यानी असली वो प्रॉफिट कमा रही है इंडिया के अंदर में। तो देखिए दोनों जगह उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा। यही है डबल टैक्सेशन कि एक जगह वो दोनों में से, इन दोनों के बीच, दोनों देशों के बीच में अगर एग्रीमेंट है तो उस कंपनी को सिर्फ एक देश में पैसा देना पड़ेगा। जैसे कि मालदीव में, मालदीव से वो कंपनी आई है एफडीआई लेके, तो सिर्फ मालदीव में पैसा देगी। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। उसका नुकसान क्या होता है, बस ये एग्जांपल आप थोड़ा सा याद रखिए, अब एक नए एग्जांपल से हम समझेंगे। देखिए दो टर्म्स है यहाँ भी, एक है ट्रीटी शॉपिंग और दूसरी टर्म है राउंड ट्रिपिंग। अब इन दोनों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ट्रीटी शॉपिंग एंड राउंड ट्रिपिंग। अब देखिए ये दो देश हैं इंडिया और मालदीव, हम दोनों ने डबल टैक्सेशन जो है वो ट्रीटी साइन कर रखी है कि दोनों, एक जो कंपनी मालदीव के अंदर रजिस्टर्ड है उसको डबल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब ट्रीटी शॉपिंग क्या होती है, एक थर्ड कंट्री जैसे कि यूके मान लीजिए, यूके की देखिए वोडाफोन मान लीजिए आप,
यूके की वोडाफोन ने यूके की जो वोडाफोन था उसको पता था कि मालदीव से अगर हम रजिस्टर्ड करेंगे और फिर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो कम टैक्स लगेगा, बजाय कि इसके हम डायरेक्ट इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो उन्होंने इंडिया और मालदीव के बीच में जो ट्रीटी साइन हुई है इसका फायदा उठा लिया यूके की वोडाफोन कंपनी ने। इसको कहते हैं ट्रीटी शॉपिंग। इन्होंने क्या डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट नहीं किया, इन्होंने हमारे जो दोनों देशों के बीच में जो टैक्स एग्रीमेंट साइन हुआ था उसका फायदा उठाया। इसका फायदा इन्होंने ये हुआ कि इनको सिर्फ यहाँ मालदीव में टैक्स देना पड़ा, और मालदीव में तो देखिए टैक्स है ही नहीं, बिल्कुल कम देना पड़ता है। इसके मतलब टैक्स हेवन जो कंट्री है जैसे कि मॉरिशस, सिंगापुर, साइप्रस, ये ऐसी कंट्री है, देखिए ये टैक्स हेवंस कंट्री है, यहां टैक्स बहुत ही कम है। तो इसीलिए यूके की वोडाफोन कंपनी को फायदा हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए उन्होंने मालदीव में तो टैक्स था ही नहीं, और वो इंडिया में मालदीव में रजिस्टर्ड होकर उन्होंने इन्वेस्ट किया इंडिया के अंदर में, तो ना इंडिया में टैक्स देना पड़ा और देना था मालदीव में जो कि वहां पे है ही नहीं टैक्स, जीरो टैक्स है। तो इसी तरह से वहां पे प्रोविजंस हैं। तो एक राउंड ट्रिपिंग क्या होता है, अब राउंड ट्रिपिंग आपको बताता हूं। अब देखिए इंडिया कोई बंदा है, मान लीजिए आप माल्या, मान लीजिए विजय माल्या। अब देखिए विजय माल्या को पता है, अगर मेरे विजय माल्या के पास में काफी सारे पैसे हैं, उनको पता है कि अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। वो चालाकी खेलते हैं, वो पहले तो अपना देखिए ब्लैक मनी पहुंचाते हैं मालदीव के अंदर में, एक नई कंपनी रजिस्टर करते हैं, वहां पे सारा का सारा अपना ब्लैक मनी ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखिए अब मालदीव में अपना जो ब्लैक मनी था यहाँ पे ट्रांसफर करके मालदीव में इन्होंने कंपनी बनाई और मालदीव के अंदर जाकर इंडिया में फिर दोबारा से इन्होंने इन्वेस्ट किया। तो इससे क्या होगा, इनको दो फायदे हुए। एक तो देखिए इनकी ब्लैक मनी थी वो अब व्हाइट मनी में कन्वर्ट होगी, क्योंकि देखिए पहले तो जो इस ब्लैक मनी का इनको दिन रात खतरा रहता था, अब वो एफडीआई के रूप में दोबारा से इंडिया में आ गई। दूसरा इनका फायदा ये हुआ कि टैक्स भी कम देना लगा, क्योंकि मालदीव में तो देखिए वही है, डबल टैक्सेशन का जो एग्रीमेंट है उसमें टैक्स कम देना पड़ता है, इसलिए दो फायदे इनके हुए। तो दोनों टर्म्स आपको याद रखनी है, एक होती है ट्रीटी शॉपिंग, होती है राउंड ट्रिपिंग। उसके बाद में देखिए अब इंडिया ने क्या किया, इससे हमको काफी सारा रेवेन्यू लॉस होता है। जैसे ये सारी की सारी वोडाफोन कंपनी थी, वोडाफोन का इशू जो चल रहा है, इससे हमको ना सिर्फ टैक्स का नुकसान होता है बल्कि ब्लैक मनी का भी एक इशू उठता है। तो अब क्या है, हम इन तीनों देशों के साथ में जो मेन है मॉरिशस, साइप्रस और सिंगापुर, ये तीन मेन टैक्स जो है वो है टैक्स हेवंस, जहां पे देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूं। अब देखिए हमारे पास जो सबसे ज्यादा एफडीआई आती है वो आपने देखा होगा कि मॉरिशस से आती है, सिंगापुर से आती है। क्यों आती है? यहाँ से छोटे छोटे तो ये कंट्री हैं, कहाँ इनके पास में इतना सारा पैसा है कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे? यही तो चक्कर है ना, सारे के सारे राउंड ट्रिपिंग और ट्रीटी शॉपिंग से पहले वहां पर रजिस्टर करते हैं, फिर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। अब क्या देखिए, इंडिया ने इनके साथ में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ये साइन किया, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस। इससे क्या होगा, देखिए अब इसमें बेनिफिट क्लास को ऐड किया गया। बेनिफिट क्लास का मतलब ये है कि अब कोई ऐसा नहीं कर सकेगा, अब इस चीज पर लगाम लगाई जाएगी। यानी जो भी कंपनी आएगी शुरू के 2 साल यानी 2017 से लेकर देखिए 2017 से लेकर 2019 तक, तो उस कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। और दोनों देश, इंडिया अगर मॉरिशस है तो दोनों का देश, अगर इंडिया और सिंगापुर है तो सब कंट्री, यानी 50-50% ये डिवाइड करेंगे टैक्स रेवेन्यू को। 50% इंडिया रखेगा, 50% मालदीव को, मॉरिशस को देगा, सॉरी, और 50% इंडिया रखेगा, 50% सिंगापुर देगा, ऐसा ही साइप्रस के साथ में। लेकिन 2019 के बाद में सारा का सारा जो पैसा रखेगा वो रखेगा इंडिया। यानी बस ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, अगर इस तरह क्वेश्चन आता है इस पॉइंट्स को यूज भी कर सकते हैं। प्रीलिम में इसके काफी क्वेश्चन आते हैं ट्रीटी शॉपिंग के और राउंड ट्रिपिंग पे। और देखिए आगे है यूनेस्को, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम डेली करते हैं। यूनेस्को एक एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये, और देखिए इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। तो दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट तो हैं, ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन इसी पे आ जाता है, यूनेस्को इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो पूछ लेंगे एजुकेशन ओनली या फिर साइंटिफिक ओनली या फिर कल्चरल ओनली, तो तीनों की तीनों ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में। और मेंबर्स कितने हैं ये यहाँ पे देख लीजिए नीचे, 195 मेंबर्स हैं। तो इतने मेंबर्स हैं तो हमें याद रखने की जरूरत है भी नहीं। और क्या करती है देखिए, ये पीस और सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करती है। और इन सब चीजों से देखिए रूल ऑफ लॉ, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल फ्रीडम, यूनाइटेड नेशन चार्टर, बस यही सब नॉर्मल जो चीजें होती हैं। क्वेश्चन नहीं बनता इन पे, ये भी इंपॉर्टेंट है नहीं। लीग ऑफ नेशंस एक तरह की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी यूएन से पहले। तो ये लीग ऑफ नेशंस की एक कमेटी थी, इंटरनेशनल कमेटी ऑन द इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन, उसको इनहेरिट किया है इसने, यूनेस्को ने। तो इंपॉर्टेंट नहीं है ये ज्यादा। तो उसके बाद में देखिए 5 मेजर प्रोग्राम्स इसके होते हैं। पहला एजुकेशन, दूसरा नेचुरल साइंस, तीसरा सोशल या फिर ह्यूमन साइंस, चौथा कल्चर, पांचवा कम्युनिकेशन या फिर इंफॉर्मेशन। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं, देखिए कुछ याद रखने की जरूरत आपको है नहीं। एरेडिकेशन ऑफ पुअर्टी, गरीबी को दूर करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डायलॉग, एजुकेशन, इन सब चीजों में भी काम करती है। कुल मिला के मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, 2 चीजें इसमें याद रखिए आप। एक तो ये बहुत कुछ करती है, मतलब इतना ही बहुत है। क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे ही बनेगा कि ओनली देखे यूपीएससी फंसाने की सोचेगा, चिल्ड्रंस ओनली या फिर मेनली विद द चिल्ड्रंस, इस तरह का क्वेश्चन देता है यूपीएससी।
तो बस आपको याद रखना कि हर फील्ड में ऑलमोस्ट ये काम करती है, एजुकेशन, साइंटिफिक, कल्चरल, और वो भी देखिए सारे के सारे दूसरे फील्ड जिसमें सोशल साइंस और ये सब कुछ करती है। बस हेडक्वार्टर याद रखिएगा, हेडक्वार्टर इसका है पेरिस में। अब हम डिस्कस करते हैं रिवर्स। देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल मैप हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो अब उसके बाद में हमने काफ़ी सारी लोकेशंस वो भी डिस्कस की थी, जैसे कि अटाकामा डेजर्ट था यहाँ पे, और एंडीज था यहाँ पे, और ब्राज़ील हाईलैंड्स, गुइना हाईलैंड्स यहाँ पर था। उसके बाद में हमने लेनोस डिस्कस किया था वेनेजुला के अंदर में जो ग्रासलैंड्स हैं, और फिर हमने यहाँ पे कैंपोस और पैम्पोस भी डिस्कस किया था। तो अब हम रिवर्स डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए 3-4 रिवर इंपॉर्टेंट है। वैसे देखिए काफ़ी सारी रिवर्स हैं इनकी, तो ट्रिब्यूटरी थोड़े ना याद रखेंगे। ट्रिब्यूटरी तो हम इंडिया के अंदर में भी कई रिवर्स की नहीं याद रखते। आप बताइए कावेरी की क्या ट्रिब्यूटरीज हैं, पूछते थे। देखिए ट्रिब्यूटरीज वो इंडिया की ट्रिब्यूटरीज पहले पूछते थे, लेकिन आजकल कम पूछते हैं। और आजकल तो देखिए दूसरे देशों की तो ट्रिब्यूटरी बिल्कुल भी याद नहीं रखेंगे। 3-4 रिवर जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो देखिए, ये एक तो ये है ऑर्निको, ये ऑर्निको, यहाँ पे देखिए वेनेजुला में है ये रिवर, यहाँ से पता लग जाएगा आपको। यहाँ पे ये देखिए ओरिनोको रिवर, ये सारी इसके अंदर में जाती है, वेनेजुला के अंदर में। और क्या इंपॉर्टेंट है देखिए, आपको याद क्या रखना है, मेनली सबसे पहले तो आपको देखिए पॉलिटिकल मैप पूरा याद होना चाहिए। अब पॉलिटिकल मैप आपको पूरा याद होगा तो बस फिर ओर्निको की लोकेशन है, बस आपको इतना इमेजिन करके मन में आंख बंद करके सोच लेना कि ऊपर है, जो ओर्निको जो रिवर है ऊपर की तरफ में है। बस इतना आपको याद हो गया तो बहुत है। वो ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछेंगे कि कौन से देश के आसपास है, तो वेनेजुला के आसपास है। वो ऐसे बिल्कुल बेकार से ऑप्शन दे देंगे कि चिली के पास है क्या, अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो पूछेंगे। तो बस आपको थोड़ी लोकेशन पता होनी चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए, तो बस ज़्यादा। और एक इंपॉर्टेंट है तो वो यूँ पूछते हैं, जैसे हमने पहले बताया था कि गिरती कहाँ है, तो अटलांटिक ओशन में ये गिरती है, और यहाँ पे देखिए डेल्टा बनाती है। बस, और इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर हमें ये पता लग गया कहाँ गिरती है, तो हमें ये भी डायरेक्शन का भी पता लग जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो डायरेक्शन भी पूछ लेते हैं कि ईस्ट से वेस्ट जाती है, अगर नॉर्थ से साउथ जाती है। वैसे देखिए ये सारी नदियाँ कर्व में होती है, ये देखिए यहाँ से कर्व लेके यहाँ जाती है, तो ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ तो है ही नहीं, घूम जाती है, तो सारी डायरेक्शन तो खराब ही हो गई। उसके बाद में देखिए दूसरी जो रिवर है, वो सबसे लंबी जो रिवर है अमेजोन रिवर। यहाँ पे देखिए सबसे इनकी लंबी रिवर है अमेजोन नदी, ये भी अटलांटिक ओशन में जाती है और इक्वेटर पे जाती है। देखिए अमेजोन रिवर आपने देखा होगा, एनाकोंडा जो मूवी आई थी हॉलीवुड की, उसमें काफी घने जंगल, इक्वेटर पे है इसलिए जो रिवर जाती है काफी घने जंगलों में जाती है। और बिल्कुल यहाँ के जो पेड़ होते हैं काफी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, बिल्कुल पास पास होते हैं। यहाँ डेंसिटी पेड़ों की बहुत ज्यादा होती है, काफी घने जंगल होते हैं, और काफी नेविगेशनल रिवर है, काफी 3-4 देशों में ये जाती है। तो थोड़ी इसकी लोकेशन यहाँ पे देख लेते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे देखिए अमेजोन रिवर, अगर कोई पूछ ले कौन कौन से देशों में जाती है, तो पेरू और इक्वाडोर, इस थोड़े यहाँ भी जाती है। इक्वाडोर तो आगे हो गया, वैसे पेरू में जाती है, ब्राजील में जाती है, और एक दो देश जहाँ पे नज़दीक है, बोलिविया है, जो भी है। तो बस आपको थोड़ा सा याद रखना है, अमेजोन रिवर सबसे लंबी नदी है विश्व की, और इस तरह से जाती है, इक्वेटर के आसपास है, काफ़ी घनी है, जंगल है यहाँ पे, और नेविगेशनल भी है। और तीसरी जो नदी जो साउथ अमेरिका की इंपॉर्टेंट है, देखिए वो है पराना रिवर। यहाँ पे देख लीजिए, पराना रिवर यहाँ से जाती है, यहाँ से, और ये भी अटलांटिक में जाती है। यहाँ पे देखिए, तो बस ये भी आपको थोड़ा सा देख लेना है, इसको भी लोकेशन में देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, ये भी ब्राजील में जाती है, अर्जेंटीना में, उरुग्वे में, यहाँ जाती है। उरुग्वे में तो थोड़ा साइड में रह गया, पराग्वे में जाती है। पराग्वे और ये इसका अर्जेंटीना का बॉर्डर बनाती है। यहाँ पे देखिए पराग्वे और अर्जेंटीना का बॉर्डर ये बना रही है, हाईलाइटर से देखते हैं। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट याद रखना ना तो याद रहेगा ना जरूरी है। देखिए बस आपको थोड़ा लोकेशन पता होना चाहिए। 3 रिवर्स इसमें साउथ अमेरिका में सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ओर्निको, अमेजोन और पराना। बाकी तो देखिए पराग्वे रिवर है, पराग्वे के अंदर है, और उरुग्वे रिवर जो है वो उरुग्वे के अंदर है। तो बस इतना ही है, बस 3 रिवर आप याद रखिए। और उसके बाद में देखते हैं, आज देखिए थोड़ा साइंस एंड टेक डिस्कस करते हैं। आज का हमारा दिन साइंस एंड टेक के लिए आरक्षित है। तो देखिए साइंस एंड टेक डिस्कस करने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें साइंस एंड टेक के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए साइंस एंड टेक सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल रहता है यूपीएससी के अंदर में। तो साइंस एंड टेक हमें करना तो है, किस टाइप के क्वेश्चन वो आते हैं यूपीएससी में। साइंस एंड टेक इस तरह का आता है कि एक जनरल बंदा उसका आंसर्स कर सके, यानी कोई भी जनरल बंदा जो न्यूज़पेपर पढ़ता है, डिटेल में नहीं जाना हमें, वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा इस बात पर फोकस करते हैं कि टेक्नोलॉजी है क्या, टेक्नोलॉजी है क्या, डीप में नहीं जाते। कभी भी देख लेना, आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिए कि डीप में वो नहीं जाएंगे। और दूसरा देखिए टेक्नोलॉजी है क्या, किसने बनाई है, क्या यूज है। तो 3-4 चीजें हमें ज्यादा से ज्यादा पता होनी चाहिए। उसके अलावा बिल्कुल डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है। आमतौर पे क्या है, साइंस एंड टेक जो रहता है बहुत ज्यादा करने का रहता है,
लेकिन बिल्कुल हम जब बेसिक्स करके जाएंगे तो क्वेश्चन उससे सोल्व हो जाते हैं। जैसे आपको 2016 का एग्जांपल देता हूं, 2016 किस तरह के क्वेश्चंस आए, बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए जो न्यूज में थे, जैसे कि मार्स मिशन था, मार्स मिशन के बारे में क्वेश्चन पूछा, और इसके अलावा आदित्य मिशन के बारे में इस तरह से क्वेश्चन पूछा। तो बिल्कुल ऐसे जो इश्यूज पूछे जो न्यूज में थे। तो हमें हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, बस डिटेल में जाने की आवश्यकता हमें है नहीं। तो आज शुरुआत करते हैं साइंस एंड टेक की। देखिए सबसे पहले तो है वो जो है ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, बायोनिक लीफ। यहां पे देखिए ये बायोनिक लीफ, सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है बनाया किसने है। बनाया तो देखिए एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने है, तो इंपॉर्टेंट तो इतना है नहीं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया था, लेकिन ये इशू इंपॉर्टेंट है, ये टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। तो बायोनिक लीफ होता क्या है, देखिए बायोनिक लीफ जो होता है सोलर एनर्जी को बायोमास में कन्वर्ट कर सकता है 10% एफिशिएंसी के साथ में। जैसे कि देखिए आपको पता होगा कि जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से सूर्य की रोशनी में अपना खाना बनाते हैं, उसी तरह से जो बायोनिक लीफ है ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है बायोमास के अंदर में 10% एफिशिएंसी के साथ में, जो कि बहुत ज्यादा है। इवन 10% एफिशिएंसी तो देखिए फोटोसिंथेसिस से भी ज्यादा है। इतनी ज्यादा एफिशिएंसी के साथ में जो नॉर्मल पौधे होते हैं वो भी खाना नहीं बनाते। तो ये करता कैसे है, तो देखिए करता तो ये ऐसे है कि जो अगर इसको देखिए बायोनिक लीफ को अगर वाटर में रख दिया जाए तो, और बाद में इसको सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाए, तो ये वाटर मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये देखिए यहां से अलग अलग कर दिया, बायोनिक लीफ को हमने रखा वाटर के अंदर में। यहाँ पे देखिए दिख ही गया होगा आपको, यहाँ पे ये जो हमारा पत्ता था, पत्ते को हमने रखा पानी के अंदर में, पानी के अंदर में पत्ते को रखा तो इसने H2O को दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, H2 प्लस में O2, इससे हमारा फ्यूल बन जाएगा ये। तो बस और कुछ नहीं है, बस इतना याद रखिए। 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। बायोनिक लीफ होता क्या है, क्या करता है, बायोमास बनाने का काम आता है, किस टेक्नोलॉजी पे, बस इतना याद रखिए कि जो वाटर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं है। फिर इससे क्या होगा, लिक्विड फ्यूल बन जाएगा इससे, और हाइड्रोजन जो यहाँ से जो हाइड्रोजन बनेगा वो लिक्विड फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ऑक्सीजन तो आपको पता ही होगा ऑक्सीडाइजर होता है, जलाने का काम आता है। साइंस एंड टेक मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और दूसरा देखिए कैसपोल क्या होता है, कैसपोल यहाँ पे ये देखिए वीआरसीसी ने बनाया था, जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। तो कैसपोल होता क्या, देखिए एक तरह का इस तरह का जो मटेरियल ये होता है, इससे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मेनली देखिए सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ, आग से बचाने के लिए यूज होता है कैसपोल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पहले हमने डिस्कस किया वो किया बायोनिक लीफ, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैसपोल। ठीक है, तो देखिए ये एक तरह का मटेरियल होता है, और इससे क्या आग से बचाने में ये सक्षम है। वीआरसीसी ने इसलिए बनाया था कि जो हमारे स्पेस सूट्स के लिए बनाया था, कि देखिए जो स्पेस में जाते हैं, जो रॉकेट्स वगैरह होते हैं, जो भी होते हैं, उसमें देखिए काफ़ी गर्मी होती है, तो काफ़ी गर्मी होती है तो ह्यूमंस को बचाने के लिए उसमें इस तरह के मटेरियल की आवश्यकता होती है कि जो कि शरीर को अत्यंत गर्मी से बचाया जा सके। अब इस चीज़ का देखिए काफ़ी जगह इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह का इस्तेमाल फायर एक्सीडेंट से बचाने के लिए हो सकता है, कि जैसे रेलगाड़ियों में डब्बे ऐसे बनाए जाएं, बसेस का जो मटेरियल है कैसपोल को यूज किया जाए, कल को अगर आग भी लग जाए तो वहाँ पे यात्रियों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचे, इसलिए इसका यूज है कैसपोल। तो बस क्या याद रखना है आपको, याद रखना है कि कैसपोल जो है एक तरह का सिरामिक पॉलीमर हाइब्रिड है, बस ये याद रखिए, सिरामिक पॉलीमर हाइब्रिड। और क्या आग से बचाने के लिए इसका यूज होता है। बस आपको टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए, किसने बनाया है, हमारे इसरो ने, इसरो की जो वीआरसीसी है इसने बनाया है, और इसके अलावा कुछ नहीं, किसने बनाया है और है क्या और करता क्या है, बस 3-4 चीजें हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए ये जो है, जो ये हमें चीनी का जो ये क्यूब सा लग रहा है, ये है माल्टीटोल। माल्टीटोल है ये। तो माल्टीटोल काम क्या आता है, देखिए आपको पता होगा कि जो जॉइंट बोन्स होती हैं, हमारी जो बोन्स यानी हड्डियों के जॉइंट्स होते हैं, अगर टूट जाएं तो देखिए उन्हें रोड की सहायता से जोड़ा जाता है। लेकिन अब माल्टीटोल एक ऐसा तरह का आईआईएससी आपको पता होगा, जो साइंस का रिसर्च इंस्टीट्यूट है आईआईएससी, इन्होंने बनाया है। तो एक तरह का देखिए ये जो बोन्स को जोड़ने के लिए एक तरह से माल्टीटोल का यूज कर सकते हैं, इस तरह की बात ये कह रहे हैं। और कैसे करेंगे, देखिए माल्टीटोज जो होता है वो माल्टीटोल जो होता है माल्टोज से मिलता है। माल्टोज एक तरह का शुगर प्रोडक्ट है, और ये जो स्वीटनिंग एजेंट है काफ़ी तरह के फूड में मिल जाता है, जैसे कि आइसक्रीम में। और इसको क्या करेंगे, देखिए हम इसको माल्टीटोल को दूसरे कंपोनेंट से मिलाएंगे, और उनकी भी एक चैन लाइक स्ट्रक्चर होगी। इससे क्या होगा, जब दोनों मिलेंगे तो एक तरह का प्लास्टिक बन जाएगा। बस ये इतना सा याद रखिए आप, कोई खास ज़्यादा नहीं, कि जो ये जो चीनी के हैं ये माल्टीटोल है, माल्टोज से ये मिलता है, इनको दूसरे तरह के चैन प्रोडक्ट से हम मिलाएंगे, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो एक तरह का ऐसा मटेरियल प्रोड्यूस होगा जो हमारे हड्डियों के बीच में, अगर उसे भर देंगे तो हम हड्डियों के बीच में बोन्स, जो रोड्स पहले लगाते थे, रोड्स को लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए उसके बाद में ये है लीजा पाथफाइंडर। तो लीजा पाथफाइंडर है क्या, देखिए ग्रेविटेशनल वेव्स को स्पेस में कैप्चर करने के लिए एक लीजा मिशन चलाया जा रहा है।
यानी एक तरह की स्पेस के अंदर ही एक तरह की ऑब्जर्वेटरी इस्टेब्लिश करने की सोच रही है। यहाँ पे देखिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, जो लीजा पाथफाइंडर है। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ये है यहाँ की, मतलब इन्होंने ये चला रहे हैं लीजा मिशन। तो लीजा मिशन में होगा क्या, ग्रेविटेशनल वेव को कैप्चर करने के लिए स्पेस के अंदर में एक ऑब्जर्वेटरी इस्टेब्लिश की जाएगी। और उसके बाद में देखिए उसके लिए क्या किया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, इस लीसा को इस्टेब्लिश करने से पहले स्पेस में एक तरह का दूसरा जो है वो छोड़ा था स्पेस, और जो स्पेसक्राफ्ट होता है उसका नाम था लीजा पाथफाइंडर। यानी लीजा में तो देखिए एक स्पेस जो ऑब्जर्वेटरी है वो इस्टेब्लिश करने पड़े हैं, लेकिन उसको इस्टेब्लिश करने से पहले इन्होंने एक तरह से दूत भेजा लीजा पाथफाइंडर की, पता करके आओ कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होएगी इसको ऑब्जर्वेटरी को इस्टेब्लिश करने में। इसका नाम है लीजा पाथफाइंडर। 2015 में ये छोड़ा गया था। तो देखिए लीजा में होगा क्या, लीजा में देखिए 3 तरह के वहां पे स्पेसक्राफ्ट होएगा, उसका कंटेस्टेलेशन वहां पे लगाया जाएगा और उनको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में लगाया जाएगा 3 स्पेसक्राफ्ट को, ऑब्जर्वेटरी को, इसलिए बाद में जाके ऑब्जर्वेटरी बनेगी। और बस मेन तो ये इतना ही है किस लिए, देखिए लीजा है किस लिए, तो ग्रेविटेशनल वेव को कैप्चर करने के लिए। और किसने चलाया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ये चलाया है। तो 3-4 चीजें हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो आज आप फीडबैक दिए साइंस एंड टेक और ज्यादा कैसे डिस्कस कर सकते हैं। सो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।